जी नाजरीन, मैं मियां असगर सलीमी, जनरल सेक्रेटरी कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब और हमारे जो कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के सदर हैं इरफान शौकत साहब, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें टाउनशिप, ग्रीन टाउन और जोहर टाउन की जो सियासी समाजी जो शख्सियात होती हैं जिनकी अहले इलाका के लिए बहुत खिदमात होती हैं, उनके साथ हम एक नशिस्त का एहतमाम करते हैं। आज हमारे साथ नाज़रीन जो शख्सियत है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब हम स्कूल में भी पढ़ा करते थे उस वक्त भी हम इनको इलेक्शन लड़ते हुए और आवाम की खिदमत करते हुए देखते थे। बिलौस खिदमत करते हैं, किसी तरह का इनमें लालच नहीं है। और इस वक्त यकीनी तौर पर आप बेचैन होंगे कि वो शख्सियत कौन सी है। तो वो शख्सियत है राव महफूज आसी, जो एक बार फिर कहूँगा किसी तारुफ। आज राव महफूज आसी साहब से हम पूछेंगे कि उनका जो सियासी और समाजी सफ़र कैसा रहा और आगे इनकी मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है। जी राव महफूज आसी साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब को टाइम दिया। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपकी जो इब्तदाई सियासी और समाजी जो लाइफ है और जो ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात हैं कुछ शेयर करना चाहिए हमारे नाज़रीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सियासी समाजी सफ़र का आगाज़ तो स्कूल गोइंग से ही हो गया था। जब 70 के इलेक्शन में भुट्टो साहब मंजर आम पर आए और अयूब खां के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की, जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा भी थे, उनके मुँह बोले लैपालक बेटा भी बने हुए थे। लेकिन हालात की वजह से उन्होंने कुछ अयूब खां से इख्तलाफ किया और वो फिर सियासत में आए। और उस वक़्त उनका बहुत तोती बोलता था। और एक साइड पे शेख मुजीबुर रहमान थे जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा। बहरहाल भुट्टो साहब के इलेक्शन में लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मशहूर हो गया था कि अगर किसी के गधे के गड़े में भी तलवार लटका दी जाए, उनका इंतखाबी निशान तलवार था, खंबे पे भी डाल दी जाए तो कोई हरा नहीं सकता उसको आके। लेकिन चले, हमारा तो खैर उस वक्त वोट का नहीं कंसेप्ट था आके, लेकिन एक कैफियत सी बन गई थी, माहौल ऐसा सियासी बना हुआ था कि लोगों की नज़रें सारी की सारी भुट्टो के ऊपर ठहरी हुई थी। और जब रिज़ल्ट आए तो मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत गए और मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। हालांकि ये वन यूनिट था और जो जीतने वाला था इक़्तिदार उसको जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार की हवस ने भुट्टो साहब के ज़हन में ये डाल दिया कि अब मेरे पास तो इक़्तिदार आना नहीं है। लिहाजा उन्होंने जनाब इधर हम और उधर तुम का नारा लगाया और इस नारे की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जो ढाका में याहिया खान ने इजलास बुलाया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, जो मूजब बना पाकिस्तान तोड़ने का, तो भुट्टो साहब ने उस वक्त अपने अरकान असम्बली को कह दिया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी जो वहाँ ढाका इजलास में गए। तो उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी उनके एक रुकन थे, वो वहाँ चले गए और बाद में उनका जो अंजाम हुआ, उनके ऊपर गोली चली, उनके वालिद साहब शहीद कर दिए गए आके। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है और ये उस वक़्त न लोगों में एक हिजान और सियासत का बहरहाल शऊर बेदार हुआ। लोग पी पार्टी में बिलाशुबा अंधेवाद दाखिल हुए हुए थे। पंजाब ने भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया और उनको जिता दिया। हालांकि वो सिंध से थे, सिंध से उनको सीटें नहीं मिली, सारी सीटें पंजाब से थी। बहर वो इक़्तिदार में आ गए। फिर एक सिलसिला चलता रहा, 90,000 हमारे कैदी बन गए, पाकिस्तान टूट गया। और इंदिरा गांधी ने ये किनारा लगा दिया कि आज मैंने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में गर्क करके रख दिया है। और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी कौम के लिए ऐसे चुभे हुए लफ्ज़ थे कि जिनका तदारक और जिनका ज़ख्मों का भरना आज तक मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही दो कौमी नज़रिया थी और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम मगफूर ने यही तो कहा था कि वो हिंदू कौम के अपना नज़रिया है, मुसलमानों का अपना नज़रिया है, इसलिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। बहरहाल उस वक्त अयूब खां के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली जब हम स्कूल में पढ़ते थे। कोई चीनी महंगी हो गई थी, आटा महंगा हो गया था, हालांकि मामूली सा इजाफा हुआ था। और उस पर हबीब जालम मरहूम ने एक नज़म भी लिखी थी कि 20 रुपये मन आटा, उस पर भी सन्नाटा। और ये जो नज़म थी उनकी आग की तरह फैली, गिरफ़्तार भी हो गए, सारा कुछ हुआ आके। और उस वक्त अयूब खां के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही थी, हम भी उसमें हिस्सा ले रहे थे। इसी असना में ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मामला भी आ गया और उसमें जनाब बच्चे कम, खुशहाल घराना, बच्चे 2 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे। और कुदरती तौर पे उस वक्त अयूब खां की बेटी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हो गए, शमीम के यहाँ। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, सानू कहता 9-9 छीमू देवे 2-2। तो इस तरह की तहरीक से हमारे अंदर भी एक वरोला पैदा हुआ। हमने भी सियासत में
खिदमात सरंजाम देनी शुरू कर दी। इसी असना में मैं कुछ बड़े भाई थे यहाँ, वो पी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। टाउनशिप नया नया आबाद हो रहा था 68 में, तो मैं 71 में यहाँ आया तो उनकी डेथ हो चुकी, 73 में उनकी डेथ हो गई। एक अदारे में काम करते थे, वहाँ उनका मशीन में हाथ आ गया जिसकी वजह से एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहरहाल वो एक मेरे लिए ऐसी पहचान थे, उनकी सियासी समाजी खिदमात इस इलाके में बहुत ज़्यादा थी। आज भी जो उस दौर के लोग, मुझे कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग मिलता है तो मुझे अब भी उन्हीं के हवाले से पहचानता है, उन्हीं के हवाले से मुझे इज़्ज़त देता है, एहतराम देता है। आके मेरे भाई की बहुत ज़्यादा खिदमात थी। एक बैंक होता था वो भी इचरे में, लोगों को जो बिल आते थे भाई ने सारे इकट्ठे करने, फिर जाके खुद ही साइकिल पे जाना, वहाँ जाके जमा करा के आने। मेरा माइंड कुछ अजीब तरह का था। मैं कुछ इस तरह के चक्रों में था कि यार कहीं से कोई ऐसी हस्ती मिल जाए जिससे ज़हनी सुकून भी हो और सारा कुछ हो। वैसे तो कहते हैं सुकून कलम महाल है, कुदरत के कारखाने में सुकून दिल को मिलता है खुदा को याद करने में। लेकिन मैं चलते चलते एक दफ़ा इस तरह ही इशरा में मौलाना मौदूदी मरहूम मखूर की कोठी पर चला गया। मुआसरी महफ़िल में वो सवाल जवाब की नशस्त किया करते थे। 70 के इलेक्शन में हार के बैठे हुए थे, सोचो विचार हो रही थी। एक बच्चे ने वहाँ स्कूट तोड़ा, स्कूट तोड़ के कहने लगे मौलाना ओ हम जिस तरह जाते हैं खाली संदूकड़ियाँ लेके, उस तरह लोग ले आते हैं। लोग जनाब गुंडागर्दी धांधली के ज़रिए जीतते हैं, संदूकड़ियाँ भर के चल पड़ते हैं, तो हमें भी इजाज़त दे दें। मौलाना ने कहा यार हम तो इस गंदगी को साफ़ करने के लिए आए हैं, अगर हमने भी इसमें हाथ अपने लथेड़ लिए तो इस गंदगी को कौन साफ़ करेगा। इसलिए हमने इस मरोजा कानून में एक अच्छाई का पैगाम लेकर निकलना है, लोगों के कल्ब को चेंज करना है। अगर लोग कबूल नहीं करते, ये अल्लाह का मामला, हमने अपनी दावत को, अपनी फ़िक्र को लोगों तक पहुँचाना है। बहर मैं इस बात से काफ़ी मुतासर था। फिर मैंने रोज़ाना का मामूल बना लिया, मौलाना कोठी पे जाता, असर से लेके मगरिब तक रहता, मगरिब पढ़ के मैं या बाज़ का इशा भी पढ़ के वहाँ से वापस आ जाता था। इस तरह फिर एक सिलसिला चला। यहाँ गफूर भट्टू साहब थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी उसमें थे, तो कोई यूनियन के चक्करों में वहाँ से टर्मिनेट हो गए। उन्होंने जमात का जाके दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने उसको शोबा लेबर दे दिया। टाउनशिप में उन्होंने कहा यहाँ जमात का दफ्तर बनाया जाए। फिर मेरे घर पे 5 अफराद का इज्तिमा हुआ, जिसमें गफूर भट्टू मरहूम, हाजी नेक मोहम्मद मरहूम, राना हसन मरहूम, राना तफ़ैल मरहूम, ये चारों अफराद जो हैं इस वक्त दाइया जल को लब्बैक कह चुके हैं। अब मैं अपने नंबर पे हूँ। अब बहरहाल उसके बाद हमने काम शुरू किया यहाँ जमात का। पीपल पार्टी का तोती बोलता था, किसी माई के लाल में जुरत नहीं थी कोई मुस्लिम लीग का नाम ले ले, जमीयत उलमा पाकिस्तान का नाम ले ले, जमीयत उलमा इस्लाम का नाम ले ले। गर्ज किया काफ लीग, मीम लीग, नून लीग, ये सारी बाद में बनती चली गई हैं। लेकिन उस दौर में पीपीपी के मुकाबले पे किसी में जुरत नहीं थी कोई ये यहाँ आके काम को नाम ले ले, कोई पार्टी का आके ये कर ले। बहरहाल हमने यहाँ अल्लाह का शुक्र है काम शुरू किया, लोगों के मसाइल में दिलचस्पी ली। चूँकि खाल खाल टाउनशिप आबाद था, लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे। हमने आए दिन किसी न कभी एक्शन को, कभी एसडीओ को, किसी न किसी को यहाँ मसाइल के सिलसिले में बुला के दिखाते रहना। और इस तरह ही लोगों के मामलात में चलते हुए यहाँ एक दफ़ा किसी खब्बी खान ने जनाब किसी बेवा के मकान पे कब्ज़ा कर लिया। वो रोते पीटते हमारे पास आई। मैं और गफूर भट्टू ने उस केस को लिया। यहाँ थाने ने सुनवाई नहीं, चौकी होती थी, थाना तो माल्टाउन होता था, किसी ने सुनवाई नहीं की। हम दोनों निकले जाके गवर्नर हाउस में जाके टक्करें मारनी शुरू कर दी। बहर हमने अपनी स्ट्रगल के साथ उस बेवा को वो मकान लेकर दे दिया। उसके बाद लोगों के जहन में ये बैठ गया कि लोग यार वाकई ये काम करने वाले हैं, लोगों के मसाइल में दिलचस्पी लेने वाले हैं। हमने किसी के मरने जीने में पीछे नहीं हटे थे। कफन दफन ये वो सारा कुछ जैसे हालात लोगों के होते थे उसके मुताबिक उनकी मदद भी करते रहे और उनके मामलात को भी सुलझाते रहे। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिए रखी, हमारे लिए रास्ता हमवार करता चला गया और हम यहाँ की सियासत के ऊपर नंबर 2 पे पी पार्टी के आ गए यहाँ। और फिर एक वक्त ये आया जब 79 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, हमारे कैंडिडेट अब्दुल गफूर भट्टू थे। बहुत बड़ा हल्का होता था, जैसे आजकल MNA का हल्का है उस तरह उस वक्त काउंसलर का हल्का होता था। हमने भरपूर कंपेन चलाई, लेकिन शोमिया किस्मत चूँकि PPP का रोब था और दबदबा था, हुकूमत थी, उनका कैंडिडेट जीत गया और हमारा कैंडिडेट सेकंड पे आ गया। अगले इलेक्शन तक कुछ मामला अजीब से हुए। गफूर भट्टू साहब की शख्सियत जमात में कुछ मुतनाज़ा बनी, उन्होंने मुझे कैंडिडेट नामज़द कर दिया। अब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस कदर प्यार मोहब्बत और मेरी माली तौर पर सपोर्ट टाउनशिप के लोगों ने की और मेरा भरपूर साथ दिया, यहाँ तक कि जब इलेक्शन आया, इलेक्शन कंपेन हो गई, ख़त्म हो गई, इलेक्शन डे वाले दिन
इस तरह लोग मुझे वोट डाले थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कि जिस तरह पंजाबी च कहते हैं लित्र पैन डे सीगे। और जब रिज़ल्ट आया तो हमारी एकदम जीत का ऐलान हो गया। हमारी जीत हर पोलिंग स्टेशन से वाज़े तौर पर आ रही थी। एक पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तरीन सहाफ़ियों की टीम यहाँ आई हुई थी। जब पाइपों वाले स्कूल पे कोई 800-900 की लीड का हमारा अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी मुझे ये कह कर गए कि राव साहब, ये पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा जीतना। दोस्तों ने कंधों पे उठाया, जुलूस निकाला, सारा कुछ किया। बाद में मैंने एक तवज्जो दिलाई कि हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पे मुझे शक है कि गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ कोई भी नहीं गया। हमारे कुछ दोस्त कहने लगे कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा लीड है कि जो मर्ज़ी कर लें, कवर नहीं हो सकती। जब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलने लगा तो हमारे जो काउंट करने वाले दोस्त थे, अख्तर रसूल साहब, वो कुछ सोचने के यार कुछ 7-8 वोटां का गैप आ रहा है। मैं कहा मैं तो पहले तो क्या ऐसी ब्लैक ईगल के लोग ने, उन्होंने कोई आरामदगी कर दी होनी उत्थे, तो उन्होंने जा कर लो, चलो हुन। और वो कुछ ऐसा मामला था, वो कहते हैं ना, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया कि 6-7-8-10 वोटों का गैप बंदे के लिए जानलेवा बन जाता आके। बाद में हमें कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि रिकाउंटिंग कर दो। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि बड़ी गड़बड़ हुई है उसमें काउंटिंग में, तो इस तरह तुम कर दो। हमने वो किया आके, केस चलता रहा। एक दिन मैं जज के सामने पेश हो गया। मैं कहा सर, मैंने रिट की है, मैं ही पेश हो रहा हूँ, दूसरी पार्टी आती नहीं है, आप इसका फैसला कर दें। मुझसे कहने लगे हु आर यू? मैंने कहा जी राव महफूज आसी। और जी आपको किसने कहा था इलेक्शन लड़ो? मैंने कहा सारी दुनिया लड़ रही थी, मुझे भी पार्टी ने कहा इलेक्शन लड़ो, मैंने भी लड़ लिया। बहर वो अच्छे मूड में थे, उन्होंने फटाफट लेटर टाइप किया, जाओ मैं तुम्हें भेज देता। मैं कहा सर मुझे कापी दे दें। उन्होंने मुझे कापी दे दी। मैं माल्टाउन कचहरी आया। अब्दुल वहीद गुराया साहब वो थे, AC थे, वो मुझे देख के कहने लगे राव साहब खैरियत है? मैंने कहा जी इस तरह है यार, छोटा जा काम में कर दो। और पढ़ के कहने लगे लो जी छोटा जा काम में। मैं इलेक्शन कमीशन में लेटर लिखांगा, इस वक्त तो मैं वापडा हो जा रहा है। मेरा क्या वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, गवर्नर जिलानी आया, उन्हें सब तलब किया है, तो मैं आके देखांगा। और खैर मैं यहाँ आया तो हिदायतुल्लाह साहब जो जीते थे वो जनाब दोस्तों को लेके मेरे दरवाजे पे खड़े हुए थे। मुझसे कहने लगे यार राव साहब आप जीत गए, मैं जीत गया, आप भी जीते ही हुए हैं, कौन सी इतनी बड़ी हार हुई है आके, आपने एक रूलिंग पार्टी को हरा दिया बुरी तरह आके, इतना वोट ले लिया है, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, तो आप चलें खामोशी इख्तियार करें। उनके दोस्तों ने मुझे मजबूर किया, मैंने वो लेटर पढ़ दिया। हालांकि सियासत और मोहब्बत में कोई जो होता है ना, कोई वाकफ़कार नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन हमने जनाब मोहल्लेदारी के सब बच्चों को भी, मेरे मोहल्लेदार थे, 4-5 मकान छोड़ के मेरे घर से रहते थे आके। बहरहाल इस तरह हमारा एक सियासी सफ़र चलता रहा आके। बाद में जब नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के सदर चौधरी इरफान शौकत साहब भी मौजूद हैं। उनके पास भी सवालात का एक बम्बा मौजूद है, वो भी चाहेंगे कि राव महफूज आसी साहब से उनके बारे में पूछें, स्पेशली आगे जो आप बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से भी वो सवाल करना चाहेंगे। मैं अब माइक दूंगा अपना इरफान शौकत साहब। जी राव साहब, अब हम आपसे ये पूछेंगे कि जब आप इलेक्शन में लड़ते हैं, आपकी वाइफ तो जीत जाती हैं, आप हार जाते हैं, ये क्या वजह है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो मेरे पैनल से होती हैं एज ए काउंसलर। मैं चूँकि या नाज़म की सीट पे होता हूँ, या चेयरमैन की, या वाइस चेयरमैन है नायब नाज़म की, इसलिए वो पैनल जब हारता है तो मैं भी हार जाता हूँ। लेकिन जो काउंसलर होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 10-11 का पैनल होता है, वो उसमें कुछ दूसरी पार्टी के जीत जाते हैं, कुछ हमारे जीत जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वाइफ ने खातर खा वोट लिए होते हैं, आके जीत जाती हैं वो आके। बहर उनका इलाके में एक काम है ख़वातीन की इमदाद करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास कोई भी थकी मांदी गरीब से गरीब औरत भी आई है, ये उसका बहरहाल क्रेडिट है कि उसने उसको बिठाया है, पानी का पूछा है, उसकी हर तरह की मदद की आके। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको नवाज़ात थी। लेकिन चूँकि मैं एक नाज़म या चेयरमैन के पैनल में होता हूँ, वो एज ए काउंसलर होती हैं, इसलिए वो ज़ाहिर है कि अगर वो 1500-1600 1700 1800 वोट लेती हैं तो मैं भी 2400-2500 वोट लेके ले जाता हूँ आके, तो उस पर आके कोई टाई पड़ जाती है, हार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पर की सीटों में पैसे की रेल पेल बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ जब तीसरे इलेक्शन में यहाँ रफ़ीक अवान साहब आए, उन्होंने पैसा इस तरह फेंका कि कुछ हमारे दोस्तों को भी राग़िब कर लिया, वो भी उधर को लड़क गए। फिर कुछ मुनाफिकत का दौर भी बहुत ज़्यादा चलने लगा आके, वो कहते हैं जी कलगियाँ वाले आ गए, तो फिर जनाब सारे मामला तो हो गए, तो फिर लोगों के भी तरजीहात थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं टाउनशिप के लोगों का मशकूर हूँ कि जिसकी कोई पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई मालो दौलत भी नहीं है,
कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, इसके बावजूद वो मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं और बिलाशुबा वो मुझे कहते होते हैं कि यार असी तेनों हर दफ़ा वोट पाने तू क्यों हार जाना हैगा। लेकिन मुझे पता है कि अंदर की जो कैफियत होती है, मुनाफकत हो जाती है, कुछ हमारे दोस्त भी हमारे साथ हाथ कर जाते हैं, इस तरह कर करा के हमें करारने का बहाना बन जाता है। कुछ इसमें सबसे बड़ी मेरी जो बदकिस्मती होती है, ऐन मौके पे आके कभी पुलिस से भी बिगाड़ पैदा हो जाता है आके। अब पुलिस से बिगाड़ फिर वो कहते ना जी मगरमच्छ ना समुंदर च रह के मगरमच्छ ना वार पाने वाली गल बन जाती है। इसलिए फिर वो कुछ फिर हुकूमती सतह पे भी मामला चलते हैं आके। मुझे एक इलेक्शन का याद है जो शौकी के साथ हमारा पैचअप हो गया था। उस वक्त एक टाउनशिप में ऐसे हवा खड़ा हो गया जैसे मैं फरिश्ता हूँ, शौकी पता नहीं गटर में से निकला हुआ है। लेकिन मैंने फिर वो मंज़र भी देखे कि ऐसे ऐसे मंज़र आए कि बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वालों को, सारे कलगियों वालों को, बड़े बड़े नामी ग्रामियों को मैंने देखा जो मेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाते थे, सारे शौकी की तरफ हाथ बढ़ाते थे, सारे उससे पूछते थे आके, उसको यकीन दहानियाँ कराते थे, कस्में कुरान उठाते, सारा कुछ करते थे आके। मैंने बताया ना कि दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, लेकिन दो रंगी इतनी छा चुकी है आके हमारे मुआशरे में कि जो जितना बड़ा वो है आके उसी हिसाब से लोग उसको पूछते हैं। लेकिन बाद में फिर एहसास भी होता है कि यार हम गलत फैसला कर चुके हैं आके, हमें ये नहीं करना चाहिए था आके। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि लोगों ने मोहब्बत करने में या वोट देने में कसर नहीं छोड़ी होती, हमारी कम उसके हिसाब से भी, लेकिन इसके बावजूद लोग हमारे साथ चलते हैं, सारा कुछ करते हैं आके। मुझे लोग तरह तरह के मशवरे भी देते हैं कि यार तू अगर जमात चुनाव में तो तू बड़े आराम में जित जावें। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये होता है हमेशा से कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, क्योंकि अगर कतरा समुंदर के अंदर है तो उसकी हैसियत है, बाहर निकलेगा ज़मीन पे फेंकेंगे तो जज़ब हो जाएगा, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी आके। तो इस तरह के मामलात में मेरी वाइफ का जीतना जो होता है ना, ये कुछ उसकी अपनी ज़ाती वो भी नेक नामी भी है, सारा कुछ है। हालांकि वो घरेलू औरत है, कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ कभी झगड़ा भी हो जाए, औरतें मैंने देखा मियाँ के पीछे, बच्चों के पीछे बाहर आके खड़ी हो जाती, लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारे घर का माहौल इस किस्म का है कि हम बाहर कत्ल भी हो जाएंगे तो हमारी औरतों ने दरवाजे पे नहीं आना होता आके। हमारे घरों का माहौल इस किस्म का है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग औरतें उसको वोट देती हैं, सारा कुछ करती हैं। मेरा अब भी ये कहना है कि अगर वो अब भी इस इलेक्शन में भी खड़ी हो जाए तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। क्योंकि हालिया बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहा है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे दस्तूर में ये बात है कि पाकिस्तान में जो मरोजा कानून चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, ये जिस तरह भी है, हमने इसी में से रास्ता बनाना है। बिलाशुबा ये गंदगी का ढेर बन चुका है, कीचड़ में लथड़ा हुआ है, सारा कुछ है। लेकिन हमारा पैगाम लोगों को यही है कि हमने अच्छाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। और कुरान का भी हुक्म यह है कि अमानतें उसके सुपुर्द करो जिसके अहल हों, और वोट कौम की अमानत है। हम ये बात अवाम को बावर कराना चाहता हूँ कि वोट के मामले में भी क़यामत के रोज़ बाज़ पुरस होगी कि तुमने इसे देते हुए अच्छे बुरे की तमीज़ की थी या नहीं की थी आके। महज किसी की शख्सियत को या उसके रोब दाब को या उसके इसके मामले को कि उसको बड़ा नामी ग्रामी है ये इसलिए वोट दे दिया है, इस तरह के फ़ैसले ना करें। फ़ैसले वही करें जो आपके ज़मीर को मुतमिन करे, जो आपके मसाइल को हल करें, उन लोगों को सामने लेकर आएँ। अब अपने फ़ैसलों को बदलें, इस बात को विरद्द कर दें कि एक बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट दे देते हैं और बिरयानी की प्लेट खाते हैं और लोगों को जिता देते हैं। इस तासर को भी ख़त्म होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में अवाम हमारा भरपूर साथ देंगे, क्योंकि हमने अपने ऊपर एक खिदमत की जो चादर लपेटी हुई है। हम बिला तशखीस, बिला किसी मज़हब के, बिला किसी उसके, हर फ़िरके की मदद करते हैं। मसलन रमज़ान शरीफ का महीना आता है, हम अपने गरीब मुसलमान भाइयों में मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में राशन तकसीम करते हैं, बकराईद पे गोश्त तकसीम करते हैं। और जब क्रिश्चियन का बड़ा दिन आता है तो उनको भी उनके बड़े दिन में जो उनके गरीब गुरबा लोग होते हैं उनमें हम गिफ्ट पैक तकसीम करते हैं, ताकि एक हफ़्ता 2-4 दिन जो उनके घर में मेहमान आएँ उनके आसानी के साथ गुजर जाएँ, परेशानी में ना गुजरें। ये हमारे खिदमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये आज तक करते आ रहे हैं। पिछले कोरोना में हमने, मेरा ख्याल है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी कि मेरे साथ ये मेरे दोस्त परवेज़ साहब बैठे हुए, इन्हें भी पता है कि हमने उन लोगों को टच किया। मैंने बाद जहाँ अपने खब्बी खाओं से शिकवा भी किया, मस्जिद इंतज़ामिया से भी शिकवा किया। मैंने क्या, हमारे मसाजिद में ऐसे ऐसे नमाजी थे जो बेचारे सफ़ेद कॉलरी की वजह से किसी को कह नहीं सके। मैंने मियाँ साहब और चौधरी साहब एक दफ़ा
किसी बंदे को इनके बारे में कहा कि यार उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा, उनको कहना मुझे मिलने आके, तो कुछ इस तरह ही हमने कुछ थोड़ा सा लोगों में राशन देना था, पका हुआ खाना था, डब्बा पैक थे आके। तो मैंने इनका पड़ोसी जा रहा उसको रोक कर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार परवेज़ साहब ने जाके कहना कि मैंने मिलने ना आके मैंने राब्ता नहीं हो रहा। तो उनसे मैंने वैसे ही पूछ लिया, वेल एजुकेटेड आदमी, मेरे से ज़्यादा बा पर्सनैलिटी, मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने वाला, बावकार किस्म का दोस्त था, नौजवान यंग। मैंने वैसे ही उससे पूछ लिया, मैं क्या हालात ने, क्योंकि कोरोना में लोगों के कारोबार भी बंद हुए हुए थे। वो मैं अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख दूँ। उसने जब मेरे सामने अपना बेचारे ने कहा कि राव साहब जो सिगा भी ख़त्म हो गया, मैं किसी को कह भी नहीं सकता। मैं आप यकीन करना, मैंने उसको अलहदा बुलाया, अलहदा बुला के 4 बंदों में हम खड़े थे, अलहदा बुला के मैंने वो जो खाने के पैक थे मैंने उनको कहा यार तुसी लै जाओ, नहीं तुसी उन्होंने वास्ते रखे। मैं कहा यार मैं आपकी संभाल लवांगा, तुसी लै जाओ बच्चों को जाके खिलाओ और घंटे बाद मेरे को आना, मैं तुहानू किसी जगह भेजांगा, उत्थों जाके तुसी राशन पैक ले आना आके। वो बेचारा कहने लगा जी उत्थे कोई वाकफकार लग गया तो मेरी तो टके नहीं रहनी। मैं कहा वाकफकार होए वापस आ जी, बच्चे नाल लै जा, बच्चे दे दी उत्थे। 10 मिनट के बाद मुझे आया, मुझसे आके कहने लगा कि सर मैं ले आया, ना किसी ने देखा। 10 मिनट के अंदर मैंने फारग कर देता। हमने ऐसे ऐसे लोगों को टच किया जो बेचारे किसी के सामने किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। मैंने स्टोर वालों को पैसे दे दिए कि इतने पैक बना देना, जो आता था वहाँ चिट दे के भेज देता था। अल्लाह को पता था, मुझे पता था, या स्टोर वाले को पता था, उसको भी मैंने कसम दी हुई थी कि तूने किसी को बताना नहीं है आके। समझ गए नहीं, हमारा मकसद किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर करना नहीं है। अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी हुई है, ख़ास तौर पर मुझे। मैं आज भी एक दोस्त को सुना रहा था कि मैं सुबह सफाई करता हूँ, इन्होंने मुझे सुबह 2-3 दफ़ा देखा है, मैं कूड़ा इकट्ठा सारा करता हूँ, मैं उसको फिर वहाँ से गंदा अच्छा शॉपर पकड़ता हूँ, उसको पकड़ के उसमें डाल के और उसको फिर गांठ लगा के अपने घर के डस्टबिन में फेंक देता हूँ, ताकि वहाँ से फिर उठा कर ले जाए। और मुझे किसी ने, मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं कि गंद झत मारता रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस हाथ से ये हाथ बेहतर है। मैं जब कूड़ा उठाता हूँ चौधरी साहब, ये कूड़ा जो है ना इस तरह उठाया जाता है, इस तरह नहीं उठाया जाता। और मेरे रिज़्क में बरकत भी इसीलिए अल्लाह ताला ने दी हुई है, लोगों की मुझे खिदमत करने की तौफीक इसलिए मिली हुई है। और अल्लाह ताला ये खिदमत का जज्बा अपनी जगह पे कायम रखे। हमारे जो सबसे बड़े इस मामले में मुरब्बी हैं सैयद एहसानुल वक़ार, जो सारा ये अरेंज करते हैं, उनसे एक दफ़ा किसी ने इलेक्शन हारने के बाद कहा था कि शायद ये सिलसिला ख़त्म कर दे, लोग सानू वोट तो देंगे नहीं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं लड़ांगा लेकिन यह सिलसिला ख़त्म नहीं करांगा। ये चूँकि एक खिदमत खलक का जज्बा है, यह मैं ख़त्म नहीं करना है। ये लोग वोट देन या ना देन वो ताल्लुक नहीं है। प्रेस क्लब का और सूरज टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने गूनागूं मसरूफियात के बाद ये वक़्त निकाल के मेरे ख्यालात अवाम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला इनके चैनल को, इनके प्रेस क्लब को मज़ीद तरक्कियाँ दें, क्योंकि ये एक ऐसा खिदमत का जज्बा सर अंजाम दे रहे हैं कि लोगों के मसाइल, अवाम के मसाइल, टाउनशिप के मसाइल, इलाके के मसाइल भी उजागर कर रहे हैं और दाद रसी भी लोगों की कर रहे हैं आके। ये एक ऐसा फोरम है जिसने इलाके के लोगों में एक जज्बा भी पैदा किया है, हर इलाके की इज़्ज़त में 4 चांद भी लगाए हैं, और लोगों के जो सियासी समाजी वर्कर थे उनमें उनको मुतारफ़ भी करवाया है। और अल्लाह ताला इस चैनल को भी और इन टीम को भी, ख़ास तौर पे चौधरी इरफान शौकत साहब और मियाँ असगर साहब, जो कि हमारे अच्छे दोस्तों में से भी हैं, हमारे बरखुरदार भी हैं, और इन्होंने जितनी मेहनत इस चैनल के लिए की है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए और इस चैनल को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और इसी तरह ये लोगों की खिदमत करते रहें, इलाके की खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला इनका हामी नासर हो, इस मुल्क का हामी नासर हो।